हाँ जी, अब हम इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं। देखें जी, इसमें जो डेरिवेशन सिंपल है, मुश्किल नहीं है, उसको देख लेते हैं। देखें, ये सरफेस है एक, लेट्स सपोज ये सरफेस है, और मैं कहता हूं कि ये जो सरफेस का हिस्सा है ये कवर हो चुका है। इसको कवर को हम टोटल सरफेस मान लेते कि वो 1 थी, और जो हिस्सा कवर हो चुका है वो थीटा है। मैंने आपको पहले भी बताया सरफेस कवरेज को थीटा बोलते हैं, ठीक है। और याद रखें कि सरफेस कवरेज जो होती है, कि या दूसरे लफ्जों में एड्सॉर्प्शन जो होती है, एड्सॉर्प्शन ये दो चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ गैस। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी या प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी। दूसरी चीज के नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स कितनी है, नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स। जितनी ज्यादा एक्टिव साइट्स होंगी उतना ही आपके पास एड्सॉर्प्शन का रेट होगा। ये दो चीजों पर आपकी एड्सॉर्प्शन डिपेंड करती है, याद रख लें, ठीक है। एक्टिव साइट्स कितनी है और आपके पास प्रेशर या कंसंट्रेशन ऑफ गैस कितनी है, तो ये दो चीजों पर ये डिपेंड करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पहले दो रेट हमने डिस्क्राइब कर ली है, एड्सॉर्प्शन का रेट और डिसॉर्प्शन का रेट। या पहले हम बात कर लेते रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, मतलब जो सरफेस से मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे थे, निकल निकल कर ऊपर की तरफ जा रहे थे, डिसॉर्प हो रहे थे, या इसको इवेपोरेशन बोल दें क्योंकि इवेपोरेट हो रहे थे सरफेस से, वो किसके डायरेक्टली होगा, वो थीटा के होगा। मतलब थीटा क्या थी, सरफेस कवरेज। मतलब कहने का क्या है, जितने ज्यादा सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल होंगे उतने ही मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे। तो थीटा जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। एक तो ये बात हमने कर ली है। अब ये हम इसको हटा देते और एक कांस्टेंट ले आते हैं K1 थीटा। इसको क्या बोल देते हैं, K1 थीटा। K1 जो होता है ये प्रोपोर्शनैलिटी से कांस्टेंट है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका, फॉरवर्ड का या डी बैकवर्ड मान लें इसे, चलें। तो हमारे पास रेट ऑफ डिसॉर्प्शन निकल कर आ गया K1 थीटा। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन की, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना प्रेशर आप लगा रहे हैं और जितनी सरफेस खाली है। अब देखिए सरफेस, टोटल सरफेस कितनी थी, 1, लेकिन सरफेस खाली कितनी है, वो है 1 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा कवर हो चुकी है। थीटे में से 1 में से थीटा को माइनस कर दें तो सरफेस अनकवर्ड आ जाएगी। तो 1 माइनस थीटा आपका ये सरफेस अनकवर्ड है। तो इसके रेट को हम क्या लिख देंगे, K2P 1 माइनस थीटा। अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। एट इक्विलिब्रियम ये दोनों की दोनों इक्वेशनें बराबर हो जाएंगी, तो उसको मैं लिख देता हूं। वो किसके, K1 थीटा इज इक्वल टू K2 1 माइनस थीटा इंटू पी। ये इक्वेशन बराबर होगी। अब हम चाहते हैं कि थीटा की वैल्यू निकालें, तो थीटा की वैल्यू आपने निकाल लेनी है। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे करके बता रहा हूँ। K2P आ जाएगी K1 प्लस K2P। ठीक हो गया। अब देखें बेटा क्या करते हैं हम, ऊपर और नीचे K1 से डिवाइड कर देते हैं, K2 ओवर K1, ठीक है। नीचे भी K1 ओवर K1 प्लस P, ये तो प्लस नहीं है, ऊपर प्लस नहीं है, नीचे प्लस है, K2 ओवर K1 इंटू पी। ठीक हो गया, तो इससे डिवाइड कर दिया। अब याद रखें कि जो K2 ओवर K1 होता है, ये आपके पास एक नया कांस्टेंट हम इसको लिख देते हैं कि ये आपके पास है, ये B के इक्वल है। B क्या है वो मैं आगे बता देता हूं। तो ये K1 से कट जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से। K2 ओवर K1 की जगह पे हम B लिख सकते हैं, BP ओवर 1। ये K2 ओवर K1 की जगह पे B आ जाएगा प्लस BP। तो ये आपके पास जो इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, ये होगी थीटा इज इक्वल टू ब्लड प्रेशर प्लस 1 प्लस ब्लड प्रेशर। तो ये इक्वेशन ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब बी क्या होता है, देखिए बी जो होता है ये एक्चुअल में एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है। ये बताता है कितनी एड्सॉर्प्शन होती है, एड्सॉर्प्शन
कोएफिशिएंट, जितने ज्यादा बी होगा उतनी ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी। तो बी की वैल्यू होती है ये एड्सॉर्प्शन ओवर डिसॉर्प्शन, ई की पावर माइनस एच ए डेल्टा एच ए ओवर आर टी। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एड्सॉर्प्शन के रेट के, तो जितनी ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी उतनी ही वैल्यू ए की होगी। ठीक हो गया। अब ये जो लैंगमियर का आइसोथर्म है ये बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि ये केमिकल एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है, और दूसरा ये नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स को बताता है, एक्टिव साइट्स को बताता है, और ये केमिकल एड्सॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है। इसके कुछ फेलियर्स भी हैं, वो हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। फेलियर ये है कि सरफेस होमोजीनियस नहीं होती, हेट्रोजीनियस होती है। होमोजीनिटी नहीं होती, हेट्रोजीनियस होती। दूसरी बात कि ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर को एक्सप्लेन नहीं करता। हमने देखा ना फिजिकल को ये एक्सप्लेन नहीं करता, मल्टी मॉलिक्यूलर को एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है। और ये फिर तीसरी जो बात है ये इग्नोर करता है एड्सोर्बेट इंट्रक्शन को, कि ये मानता है आइडियल गैस है, लेकिन हकीकत में आइडियल गैस नहीं होती। ये एड्सोर्बेट की इंट्रक्शन को इग्नोर करता है। ठीक हो गया जी। और इसके बाद फेल्स टू अकाउंट रफनेस ऑफ द सरफेस, ये वही बात है, और ये सिर्फ और सिर्फ लो प्रेशर के लिए वैलिड होता है। यानी ये इस रीजन को एक्सप्लेन करता है, जस्ट ये जो होता है ये इस रीजन को एक्सप्लेन करता है। ठीक हो गया। तो ये एड्सॉर्प्शन का जो चैप्टर था ये खत्म होता है। आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, अपने माइक ऑन करके आप लोग, कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? सर ये इक्विलिब्रियम प्रेशर का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कि एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम प्रेशर। ये इक्विलिब्रियम प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर सॉरी, देखिए ये जो प्रेशर है ना ये कोई भी हो सकता है। समझ आ रही बात की? प्रेशर वेरी कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। एक वक्त आएगा कि जब आपका जो एड्सॉर्प्शन का रेट होगा वो डिसॉर्प्शन के बराबर हो जाएगा, तब हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया। जी, और कोई सवाल? अगर हाँ जी, अगर क्लियर है तो फिर नेक्स्ट शाहिद साहब आपकी क्लास लेते हैं। एक्सक्यूज सर मी एक क्वेश्चन सर। होता है। जी, सर हाई प्रेशर जब हो जाता है हमारे पास तो हम कह सकते हैं कि वहां पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के। कह सकते हैं, कांस्टेंट हो जाता है ना वहां डायनामिक पे। इक्विलिब्रियम स्टेटस हाँ हो जी, जाता है ना आप बिटवीन एड्सॉर्प्शन। हाँ जी, वहां पे आप ये कह सकते हैं कि रेट आपका जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो जीरो ऑर्डर हो गया। समझ आई बात की? कि अब कंसंट्रेशन के ऊपर जी रेट सर। डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक हो गया, जितनी मर्जी कंसंट्रेशन ले आए आप। जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई सवाल? सर ये एक्सक्यूज जी, मी सर ये जो आपने कहा है नेचर ऑफ गैस में कि वाटर विल एब्जॉर्ब मोर एज कंपेयर टू HCl, थोड़ा सा सर जरा ये वाटर कर में दे क्लियर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो स्ट्रॉन्ग कौन सी एड्सॉर्प्शन होगी फिर? जी, वाली सर। समझ आ गई है? जी सर। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का? जब ताहिरा बेटा अपना माइक ऑफ कर लिया करे, बाकियों को भी मौका दिया करें जब क्वेश्चन पूछ लिया करें। जी, तो सर हाँ जी, ये एड्सॉर्प्शन उसके लिए पाउडर फॉर्म मेटल के लिए और साथ साथ एक शीट मेटेलिक शीट है। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये तो मेरे ख्याल में सिर्फ पाउडर मेटल की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो मास की बात तो पाउडर ही की फॉर्म में करो। अगर एक शीट है मेटेलिक शीट है जी। तो शीट में आप पाउडर की फॉर्म में तो नहीं कर सकते, वहां पे तो एड्सॉर्प्शन होगी जितना सरफेस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सरफेस पर के ऊपर सरफेस के ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं। ठीक हो गया।
सरफेस के ऊपर ना सर हर अगर जी जी अगर हम कंसीडर करें एक मेटेलिक शीट है, जी जिस तरह हम कहते हैं ना कि अगर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाएगा। जी बिल्कुल तो अब एक मेटेलिक शीट है, उसका तो सरफेस एरिया पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। अब कोई भी मेटल हाँ एसएस जी का हो, एमएस जी का जी हो, उसका आप ले लेते हैं। हाँ तो जी उस केस में तो हमें यहाँ पे पर यूनिट मास की बजाय अगर हम कह दें कि पर सेंटीमीटर अगर एरिया की बात करें। यहाँ पे एरिया और मैंने आपको वो बातें तो नहीं बताई ना। मैंने आपको जस्ट उसका जो आप मास ले लें, वॉल्यूम ले सकते हैं, ठीक है। आप अपनी चॉइस की वो चीज ले सकते हैं। अब जो पाउडर की बात आप कर रहे हैं, ये बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होता है। जैसे आप क्रिस्टलाइजेशन करवा रहे होते हैं, तो उसके अंदर अगर कलर आ जाए, तो चारकोल को कैसे आप डालते हैं उसके अंदर, पाउडर फॉर्म में डालते हैं। समझ आ रही बात की? वो उसका सोल्यूशन बना के आप डाल देते हैं उसके अंदर, वो एड्सॉर्प्शन जो कलर होता है वो एड्सॉर्ब कर लेता है चारकोल। तो पाउडर फॉर्म में भी यूज हो रही है। ये जो सरफेस एरिया की टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सेंटीमीटर आप लेंथ में भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मास का मतलब वो मास जो बता रहा है वो सिर्फ लैंगमियर बता रहा है, सॉरी फ्रेंडली का आपको बता रहा है, ठीक है। मास के बारे में बताता है फ्रेंडली। अगर एक्टिव साइट्स की बात करेंगे तो लैंगमियर। जी एक्सक्यूज मी सर ये फ्रियानलिश और लैंगमियर जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है सर, दीज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस और लिक्विड्स एज ये वेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सर? हाँ जी, और कोई सवाल? सर कल का लेक्चर मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में देखा था, वहां पे जब आपने एब्जॉर्प्शन पढ़ाया था तो आपने कहा था कि एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। तो उस टाइम मेरे माइंड में ये सवाल आया कि ये दोनों साइमल्टेनियसली तो होते हैं, लेकिन इनमें से किस प्रोसेस का रेट तेज होता है या दोनों का बराबर होता है? ये देखें, ये जो डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस चीज को करवा रहे हैं। आप फॉर्म ले रहे हैं, तो वहां पे आप ही मुझे बता दें कि एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी या एब्जॉर्प्शन। जी सर फॉर्म की केस में तो ऑब्वियस सी बात है ना, एब्जॉर्प्शन हाँ ज्यादा जी, होगी। तो डेफिनेटली जो चीज आप जिसको एब्जॉर्ब करवाना चाह रहे हैं उसकी नेचर पर, या जो सरफेस आप ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक हो गया सर, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? ठीक है जी, फिर आई थिंक आपको समझ आ गई बात। तो अब शाहिद साहब आपका लेक्चर लेंगे। शाहिद साहब, आपके पास रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम है? मैं कहीं जा रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पार्टिसिपेंट में से कोई अगर लैपटॉप से अगर वो हाँ, ज्वाइन ये किए हो यही तो मैं फिर कहने वो चाह रहा था। पार्टिसिपेंट में से, हाँ जी, किसने लैपटॉप में से ज्वाइन किया? जी, किसके पास लैपटॉप है आप में से? शाहिद साहब पूछ रहे हैं। सब मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ जी, आप में से किसी के पास लैपटॉप है या ज्वाइन कर सकता हो मीटिंग उधर से? आई थिंक सो शाहिद साहब, ये इनके पास नहीं है लैपटॉप। तो फिर आप या तो ऐसे कीजिएगा, ये लेक्चर इन्हें दे दें और ग्रुप में भी एक वॉइस कर दीजिएगा। बाकी फिर आप सुबह रिकॉर्ड करके किसी फ्री टाइम में, यही लेक्चर है। हाँ तो इस तरह कर लूंगा। ठीक है हाँ सर। जी, ठीक है। फिर मैं ये जा रहा हूँ, मुझे ठीक काम है थोड़ा सा। ठीक ठीक। हाँ जी, ठीक हो गया। आप लोग बेटा, शाहिद साहब आपसे लिंक शेयर करते हैं, उस लिंक से आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लें मीटिंग। अल्लाह हाफिज। इसी लिंक से कर ले सर, इसी को लीव करके। इसी को फिर एक दफा होगी ना मीटिंग, फिर मैं चला जाऊंगा दोबारा से। स्टार्ट कैसे करेंगे आप? चले मैं न्यू वो करता हूँ, हाँ ठीक है। जी, ठीक हो।